नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है और साथ ही थॉर्नडाइक के जो सीखने के जो नियम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व ये वीडियो मैं आपके सामने ला चुका हूँ, आज इसकी सेकंड वीडियो रहने वाली है। थोड़ा सा हम पूर्व की जो वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का जो नियम था, थोड़ा उसके बारे में हम समझेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक अमेरिकी मूल के मनोवैज्ञानिक इनको माना जाता है और साथ ही इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी इनको जाना जाता है, इस नाम से भी हम इनको जानते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जो जाना जाता है वो आपके थॉर्नडाइक को जाना जाता है। और विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ किताबें आपको पूर्व की वीडियो में पता चल गया, तो इसको देख लेते हैं फिर अपने मेन टॉपिक पर चलते। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्होंने जो किताब लिखी थी ये 1903 में इन्होंने किताब लिखी थी। कभी क्वेश्चन बनता है ये पुस्तक किसने लिखी है, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। एनिमल जो इंटेलिजेंसी जेंस की अगर हम बात करें तो ये किताब भी इन्होंने 1898 में लिखा है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की बात करें तो 1914 में इस किताब को लिखा गया है। तो और चौथे नंबर की जो किताब था मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो 1926 में किताब लिखी गई है। तो ये किताब कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये जो किताब लिखी गई है 1940 में इस किताब को लिखा गया है। आइए अब जानते हैं जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो आपके सामने मैंने जो सरसरी निगाह कुछ रखी थी। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा है, ठीक है, ये है आपके जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के बारे में बात करें, अधिगम के नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम कितने प्रकार के हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के ये नियम है। पहला तो है आपके मुख्य नियम के तौर पे जाना जाता है, दूसरा आपके गौण या सहायक नियम के रूप में जाना जाता है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम को 3 भागों में विभाजित किया गया है और जो सहायक नियम है, गौण नियम है, उसको हमने 5 भागों में यहाँ पर विभाजित किया हुआ है। देखिए, मुख्य नियम की अगर बात करें तो जो पहला होता है वो तत्परता का नियम है और दूसरा जो है अभ्यास का नियम है और तीसरा प्रभाव का ये नियम है। ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को विस्तार से एक एक करके लेके चलेंगे। और साथ ही अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा जो नियम है गौण या फिर सहायक नियम की अगर बात करें तो यहाँ बहु प्रतिक्रिया का जो नियम होता है और आंशिक क्रिया का नियम है और साथ ही मनोवृत्ति का नियम है, सदृश्यता का नियम है और साथ ही 5वां सहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो हम जो अब पढ़ेंगे उसका जो प्रमुख नियम है, मुख्य नियम की बात करेंगे। ठीक है, अब मुख्य नियम क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अधिगम के नियम मुख्य अगर हम बात करें जो मुख्य नियम है तो तत्परता का नियम है। ठीक है, तत्परता का मतलब क्या होता है, हम किसी कार्य को करने के लिए हम कितना तैयार हैं, क्या हम मानसिक रूप में तैयार हैं कि उस कार्य को करने के लिए क्या हमारे अंदर वो रुचि पैदा है या नहीं है। मान लीजिए 2 पल के लिए आप LT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके अंतर मन में उस परीक्षा को लेकर रुचि पैदा नहीं होगी तब तक उस कार्य को आप संपादित नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में जब तक रुचि पैदा नहीं होगी तब तक आपका LT भर्ती परीक्षा कभी भी नहीं निकल सकता है। जब तक आपके अंदर का रुचि पैदा नहीं होगी तब तक वो चीज़ पूर्ण नहीं हो पाएगी। जब रुचि पैदा हो जाती है तो आराम से उस चीज़ को आप कर लोगे। देखिए, तत्परता का नियम हमने बात करी, इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अन्य नियम है इसमें जो नियम दिया है तैयारी के नियम के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तत्परता का जो नियम है दूसरा, ये अगर हम इसको अन्य नाम से तैयारी का नियम के मानसिक तैयारी का नियम भी इसे कहा जाता है। और अगर हम कहें इसका उप नियम की अगर बात करते हो तो रुचि का नियम इसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रुचि का नियम। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के तौर पर समझेंगे क्या है तमाम चीज़ें। देखिए, इस नियम के अनुसार अगर हम देखें, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले तत्पर होता है। ठीक है, जब हम किसी कार्य को जब हम करते हैं, कोई भी अगर प्राणी हो किसी कार्य को करने के लिए पहले क्या होता है, उसको तत्पर होना पड़ता है। यानी कि तैयार वो होता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमें तैयारियां उससे पूर्व कर लेनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके वहाँ पर
बारात आ रही है, बारात के आने से पूर्व आप उनके खाने पीने की या रहने की सारी तैयारी जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो जो आपका समारोह है, जो विवाह कार्यक्रम हो, वो सही तरीके से संपादित नहीं हो पाएगा। यदि आपने पूर्व में उस तत्परता के, उस तैयारी के साथ अगर आपने वो चीज़ें की हैं तो आपके जो विवाह समारोह है वो शानदार तरीके से संपन्न हो जाएगा। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर होता है, यानी ये कह रहा है यानी तैयार होता है, तो वह यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य के प्रति रुचि पैदा कर लेता है। ठीक है, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पूर्व आपके हृदय मन में उस कार्य को लेकर रुचि पैदा होती है, और यदि वह पहले से तैयार नहीं होता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि नहीं बन पाएगी। याद रखना। देखिए, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जब रुचि है ही नहीं तो हम उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आप बेशक करो कहोगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे। अर्थात तत्परता रुचि को जन्म देती है। जो तत्परता है हम किसी कार्य के प्रति, हमें लगन जैसे अगर हम कहें, जब तक वो नहीं होगी तो कार्य की अगर तत्परता की बात करें तो जब तक वो रुचि को जन्म नहीं देगी तब तक वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा, वो कार्य हमेशा असफल रहता है। जब रुचि जन्म लेती है तो रुचि से कार्य सफल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, ये बुर्थवर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो इसके अनुसार तो तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होती है। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए जब हम अपने मानसिक तौर पर जब तक हम तैयार नहीं होंगे तो हम उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब हम मानसिक रूप में तैयार हैं तो वो कार्य हम हमेशा सफलतापूर्वक उसको कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन बनेगा कि तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये क्वेश्चन बनेगा तो बुर्थवर्थ द्वारा कहा गया। अब बुर्थवर्थ के आधार पर कुछ इन्होंने उदाहरण दिए हैं। कहते हैं जब कोई मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है लेकिन उसे काम कराने के लिए हम मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी मजदूर को आपने कहा चल खेत में चल और खेत को खोद, तो वो खेत में तो आपने जबरदस्ती भेज दिया उसे, मगर वो मानसिक रूप में तैयार नहीं है उस खेत को खोदने के लिए, तो वो कार्य को नहीं कर पाएगा। उसको हम उस कार्य के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखिए, जब बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता है क्योंकि वह स्वयं उस खेल के प्रति क्या है, उसकी रुचि नहीं, जिज्ञासा नहीं है, जब तक उस खेल को सीखने के लिए वो तत्पर नहीं हो जाता तब तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होता है, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, या दौड़ हो गई, या स्विमिंग हो गया, जब तक उसके मन से जब अंतर मन से जब उसके खेल के प्रति उसकी जब रुचि जब तक पैदा नहीं होगी किसी खेल के प्रति, तब तक हम उसको वो खेल नहीं सिखा सकते, ना ही वो खेल को सीख सकता है। जब तक उसके हृदय मन में ये नहीं आएगा, वो मानसिक तौर पर ये तैयार नहीं, हाँ अगर उसको लगता है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ इस कार्य को करने के लिए, अगर वो तैयार है तो वो निश्चित रूप में उस कार्य को संपादित कर सकता है। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे हो तीसरा बिंदु अगर देखें तो 1-2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता है जब तक कि वो तत्परता का संबंध से परिपक्वता नहीं होता है, परिपक्वता से नहीं होता। जब तक वो पूरी तरीके से मानसिक रूप में अगर वो तैयार नहीं हो जाता है तब तक हम ना उसको गुणा भाग सिखा सकते हैं, ना उसको टेबल सिखा सकते हैं, ना उसको -+ सिखा सकते हैं, ना ही उसको 1-2 सिखा सकते हैं। जब तक बच्चे के अंदर उस कार्य को करने के लिए ललक पैदा नहीं होगी, सीखने की जिज्ञासा जब तक पैदा नहीं होगी तो ये चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए, दूसरा जो नियम है वो कह रहा है कि अभ्यास का नियम। अब इस अभ्यास के उपनियम अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, उपयोग का नियम। ठीक है, अनुपयोग का नियम। पहले तो उपयोग का नियम, अब किसी चीज़ को हम किस प्रकार से उसका उपभोग कर रहे हैं और साथ ही उसका किस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझने की कोशिश है। जो ये उपयोग का जो नियम है, तो इस नियम को लॉ ऑफ यूज की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रॉय की बात करें तो ये होता है 1930 में इन 2 उपनियमों को संशोधन करके जोड़ा गया है। याद रखिएगा, देखिए 2 नियम है अभ्यास का नियम के अंतर्गत, एक तो उपयोग का नियम है, दूसरा अनुपयोग का नियम है। तो इन दोनों को कब जोड़ा गया? 1930 में इनको उपनियमों में संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए,
ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को या कहें प्राणी में सकारात्मकता उसके अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अभ्यास की उसको आवश्यकता होती है। जब बालक को जितना अधिक वो अभ्यास करेगा, जैसे आप लोग हो, ठीक है, आप लोग जितना अधिक जो आपके टेस्ट सीरीज है या मॉक टेस्ट है या किसी कार्य जो कोई चैप्टर है, जब तक आप जितना अधिक उसका अभ्यास नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें खुद कह रहा है कि सकारात्मक बनने के लिए, आपको सकारात्मक बनना है तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपको नकारात्मक बनना है तो अभ्यास की जरूरत नहीं है। तो एक बालक को भी जितना अधिक अभ्यास करवाया जाता है, उस बालक के व्यवहार में उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है, ठीक है। कहने का मतलब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसको जितना अधिक वो क्रिकेट खेलेगा, उसकी कमियां हमेशा क्या होंगी, दूर होती जाएंगी, और वो अपनी कमियों पर क्या करेगा, वर्क करेगा और उन कमियों को दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और उस कोशिश के अंतर्गत, उस अभ्यास के कारण उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और उसका जो संपूर्ण बॉडी लैंग्वेज है या उस प्राणी में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उसके व्यवहार की अगर बात करें, बेसिकली उसके व्यवहार की हम बात करेंगे, तो व्यवहार में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। जब तक जो बच्चा अभ्यास नहीं करता है, जिस चीज़ को पढ़ने के लिए उसके अंदर ललक नहीं है, जब अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो वो कभी भी उसके अंदर का सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकते हैं। और अभ्यास प्राणी उसी कार्य को करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, एलटी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको पता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कल की डेट में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इस परिवर्तन के लिए आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आ रही है, जिससे कि आपका मोटिवेशन बनता है। मोटिवेशन बनने से आपको उस कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत निकटतम आप पहुंचते हुए जाते हैं। तो ये क्या होता है, अभ्यास प्राणी क्या कह रहे हैं, देखिए, अभ्यास प्राणी उसी कार्य को करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। आप भी उपयोगी क्यों होगा, क्योंकि आपको लगता है कि यार एलटी में निकल जाऊंगा तो मेरी पूरी जीवन की वो रेखा बदल जाएगी, अगर कहें पूरा जीवन ही बदल जाएगा, ठीक है। मेरे जो सपने हैं मैं उन सपनों के बहुत निकटतम उनको पाने की कोशिश कर सकता हूँ। जो चीज़ें मैंने आज तक नहीं करी हैं, जो मेरे सपने हैं, उनको कहीं ना कहीं साकार करने के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें कार्ल निक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति या पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है, ठीक है। देखिए, हम अभ्यास के नियम की अगर बात करें तो किसी कार्य की पुनरावृत्ति, हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, या फिर उस पर पुनः विचार करते हैं कि यार ये चीज़ सही है या गलत है। तो हम विचार जब करते हैं तो उससे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है। जब हम निरंतर उसमें क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत शानदार तरीके से आती है, और या फिर अभ्यास के औचित्य को हम कहीं ना कहीं सिद्ध कर देते हैं। तो जो हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं उसको हम तत्परता के साथ पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारी टीम सदैव विजेता रही है, लेकिन परीक्षा पास होने के कारण उसको हारना पड़ा। देखिए, परीक्षा पास होने के कारण हारना पड़ा, और यह अभ्यास का नियम है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको देखिए, ये कह रहा है कि एक टीम क्या है, सदैव विजेता रही है, लेकिन परीक्षा पास होने के कारण, परीक्षा पास ना होने के, इसमें होना चाहिए परीक्षा पास ना होने के कारण टीम को हारना पड़ा, या कहें अभ्यास का ये नियम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, करत करत अभ्यास करे जन्मित होय सुजान, रस्सी आवत जात सर सिल पर पड़े निशान। ये कहावत आपने सुनी होगी बचपन से, आपके मम्मी पापा ये कहते हैं, जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपका क्या होगी, जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, ठीक है। और जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो क्या होता है, आप जो पत्थर होता है, पत्थर पे भी क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं। क्या होता है, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बार बार रस्सी को खींचते हैं, बार बार पानी में वो जाती है, पानी को हम खींचते हैं, तो जो जिस जगह पर पत्थर पे जो रस्सी घिसती है
बार बार घिसती है तो वहाँ पर क्या कर देता है, उस पत्थर पर वो निशान छोड़ देता है, एक बड़ा सा निशान छोड़ देता है कि यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर रस्सी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो जब हम करते हैं तो पत्थर जैसी चीज़ को भी हम क्या करते हैं, उसको में भी हम क्या करते हैं, शील पर भी पड़े निशान कहते हैं कि उस पर भी हम निशान छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ अभ्यास के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरे नियम को देखेंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या करा, प्रभाव का नियम। इसका अन्य नाम क्या था, परिणाम का नियम होता है कि हमारा परिणाम किस प्रकार से निकला है। उप नियम क्या हुआ है, संतोष और असंतोष का नियम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, किसी के साथ भी, जैसे मान लीजिए इनमें से बहुत से बच्चे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो जिस समय एलटी की परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो उनका जो परिणाम होगा संतोषजनक नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो निराश होंगे। तो असंतोषजनक ये नियम कहा जा सकता है। और संतोषजनक कब होगा, जब आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अभ्यास किया है, आप पे निरंतरता तत्परता का जो नियम का पालन किया, अभ्यास का नियम का पालन किया, और साथ ही उससे क्या होगा, आपका जो परिणाम होगा वो संतोषजनक होगा, जिसमें कि आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। और असंतोष का नियम किस व्यक्ति पर लागू होगा, उस छात्र पर लागू होगा जो कुछ कार्य को कर ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है और चाहता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो। ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस व्यक्ति में कार्य के आने वाले परिणाम अपना प्रभाव छोड़ देती है। ठीक है, कह रहा है जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, चाहे आप हो या मैं हूं, तो उस व्यक्ति में कार्य के आने वाले परिणाम अपना प्रभाव छोड़ देती है। मैं मान लीजिए मैं एलटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, थॉर्नडाइक के तीनों नियमों का मैं आदर करके चल रहा हूँ, तो निश्चित रूप में मेरा सिलेक्शन होगा। अगर मैं किसी तत्परता का या का अभ्यास का अगर इनमें से किसी भी एक को अगर मैं छोड़ दूँ, तो ये लेके चले, तो मेरा जो परिणाम होगा वो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब ये रिजल्ट आएगा तो वो लंबे टाइम के लिए मेरे पे उसका प्रभाव छोड़ेगा, वो घाव छोड़ जाएगा। इस ऐसे अभी बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने पिछली दफ़े एलटी का पेपर दिया होगा, कुछ नंबर से रह गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय मन में एक घाव जैसा छोड़ गया है, वो अपना प्रभाव छोड़ गया है। इस बार वो प्रभाव दूर होगा, संतोषजनक परिणाम आएगा और सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रभाव यदि सकारात्मक है तो व्यक्ति में संतोष पैदा होता है, यदि प्रभाव नकारात्मक होता है तो व्यक्ति में क्या असंतोष का भाव होता है। क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी ने आपके भाई और बहन को एक आम काट के दिया, गुठली आपकी बहन को दे दी और जो उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है आधा काट कर आपके भाई को दे, गुठली वाला हिस्सा बहन को दे दिया। तो अगर भाई को ये लगा कि बहन को सबसे ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, तो उसके अंदर जो भाव आएगा वो नकारात्मक भाव आएगा और वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, संतोषजनक नहीं होगा। उसके हृदय मन में एक चीज़ वो रहेगी कि हाँ, मेरे को छोटा दिया और मेरी बहन को बड़ा दे दिया। तो जब अगर वो बच्चा ये सोच ले कि जो मुझे दिया गया है वो बहुत सफिशिएंट है, मैं इसमें संतुष्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत है, तो ये भाव क्या होता है, संतोष का भाव ये पैदा करता है। तो ये चीज़ें हैं। वर्सन वन की अगर बात करें तो जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अब हम अभी सीखने की बात करें, हम अभी सीख क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य है। जब हमारी वो उद्देश्य को प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा जो उद्देश्य की जो हमारी इच्छा है, अगर वो इच्छा के आधार पर हमारा जो परिणाम हो संतुष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, उस जो हमारी जो मेहनत है, संपूर्ण साल भर जो हमने मेहनत करी, परिणाम के स्वरूप जब हम संतोषजनक होते हैं तो हमें उससे कहीं ना कहीं हमें संतोष पैदा होता है और वो कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर तब सीखने में संतोष का महत्व स्थान होता है। सीखने का, हम कभी भी कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे अंदर वो संतोष होना चाहिए, हम पे दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि हम इस कार्य को सही तरीके से कर लेंगे, इसमें हमें कोई भी परेशानी के सामने नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, उदाहरण देखिए, छोटे बच्चे दादा दादी के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये देखिए उदाहरण क्या है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी के साथ रहना पसंद करते हैं। इस नियम को प्रशंसा
प्रसन्नता व दुख का नियम भी से कहते हैं। हम कहें इसको खुशी का नियम भी कह सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं तो इसको ये भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो गौड़ नियम है, तो गौड़ नियम को मैं अगली वीडियो पे लाऊंगा, क्यों, ठीक है। तो अभी तक आपको यहाँ पर जो 3 नियम है वो 3 नियमों को देखिए, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इतना आपने 3 नियम सीख लें तो कहीं ना कहीं आप अपनी एलटी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।